darker the night, the deeper the secrets hidden within. चलिए आज एक बहुत ही अजीब कहानी में उतरते हैं। चंद्रपुर की कहानी 1960 के दशक की, एक शैडो वॉचर की। हमारे पास जो नोट्स और पुराने लेख हैं वे एक ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं जो आज तक सुलझा नहीं है। तो आज का मकसद बस यही है, इन पन्नों को पलटना और समझना कि आखिर चंद्रपुर में हुआ क्या था। और ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बात का एक तरह से अध्ययन है कि जब कोई समुदाय, कोई छोटा सा समाज किसी ऐसी चीज का सामना करता है जो तर्क और विज्ञान के दायरे से बाहर हो, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली घटना एक सामूहिक डर बन गई, एक किंवदंती और यहाँ तक कि एक ट्रेजेडी का प्रतीक भी। तो फिर शुरू करते हैं 1966 के चंद्रपुर से। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये एक शांत, मतलब लगभग सुस्त सा कस्बा था। घने जंगल, एक नदी और कुछ पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रियां। दिन में सब ठीक रहता था, पर रातें कुछ बेचैन करने वाली थीं। पहली दस्तक नवंबर की एक सुबह कस्बे के कब्रिस्तान में हुई। 5 मजदूर वहां काम कर रहे थे। हाँ, और उस सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। चश्मदीदों के बयानों में इस कोहरे का जिक्र बार बार आता है ना? उन्हें पेड़ों के पीछे से कुछ भारी सरसराहट सुनाई दी। हाँ। पहले तो लगा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। एक विशाल परछाई, लगभग इंसान जैसी लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी, पेड़ों के बीच से निकली और उनके सिर के ठीक ऊपर से उड़ गई। इतनी तेजी से कि वो बस देखते रह गए। बिल्कुल। और बाद में जब उनसे पूछताछ हुई तो एक का बयान था वो आदमी था, लेकिन आदमी से बड़ा, और उसकी आंखें लाल थीं। जाहिर है किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प है। हाँ। ऐसी घटनाओं का ये पहला चरण होता है, मतलब इनकार। हाँ। 5 लोगों ने एक साथ कुछ देखा, फिर भी कस्बे ने उसे वहम मान लिया। हाँ। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, चश्मदीद मजदूर थे, जमीन से जुड़े लोग जो दिन रात उसी माहौल में काम करते हैं। सही बात है। तो उनकी गवाही को पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल था। यकीन भले ही किसी ने ना किया हो, पर एक अनजाना सा डर दबे पांव कस्बे में दाखिल हो चुका था। और वो डर कुछ ही रातों बाद और भी पुख्ता हो गया। एक बुजुर्ग किसान ने अपने खेत के पास एक पेड़ पर 2 लाल चमकती चीजें देखी। पहले तो उन्हें लगा किसी गाड़ी की लाइट होगी, पर जब वो करीब गए तो मंजर कुछ और ही था। कहानी का जो ब्यौरा मिलता है उसमें साफ लिखा है कि पेड़ पर एक 6-7 फुट लंबा काले पंखों वाला जीव बैठा था। उसका पूरा शरीर स्याह काला, सिवाय उसके दहकती हुई लाल आंखों के। तो अब ये सिर्फ एक उड़ती हुई परछाई नहीं थी। नहीं, अब ये एक ठोस आकार था जिसका एक निश्चित विवरण था। और फिर उसने एक चीख मारी। किसान के मुताबिक वो आवाज ना तो किसी इंसान की थी, ना किसी जानवर की, बल्कि दोनों का एक भयानक मेल थी। उसका पालतू कुत्ता भौंकता हुआ उस जीव की तरफ दौड़ा और फिर कभी वापस नहीं मिला। हाँ। और उस कुत्ते का गायब होना ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। मनोविज्ञान में इसे टैंजिबल लॉस या ठोस नुकसान कहते हैं। जब तक कोई व्यक्तिगत नुकसान ना हो तब तक खतरा एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन उस कुत्ते के गायब होते ही डर निजी बन गया। अब शैडो वॉचर सिर्फ एक अजीब दिखने वाली चीज नहीं था, वो एक शिकारी था। बिल्कुल। और ये खतरा अगले ही हफ्ते और भी ज्यादा करीब आ गया। 15 नवंबर की रात, जो इस कहानी की सबसे चर्चित घटना है। 2 युवा जोड़े कार से कहीं जा रहे थे और रास्ता पुराने फैक्ट्री इलाके से होकर गुजरता था, जिसे TNT जोन कहते थे। TNT जोन का जिक्र भी बहुत अहम है। ये एक वीरान युद्धकालीन इलाका था जहां गोला बारूद बनता और रखा जाता था। ऐसी जगहों से तो वैसे भी रहस्य और डर की कहानियां जुड़ी होती हैं। उस जीव के लिए एक परफेक्ट ठिकाना था, है ना? बिल्कुल। तो रात के करीब 11 बजे सुनसान सड़क पर कार की हेडलाइट्स में उन्हें कुछ नजर आया। सड़क के किनारे एक लंबा, धूसर, पंखों वाला इंसान जैसा जीव खड़ा था और उसके पास जमीन पर एक कुत्ते का शव पड़ा था। ओहो। उन लोगों ने मान लिया कि ये वही गुम हुआ कुत्ता था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस वक्त उन पे क्या बीती होगी। और शायद उनके पास सोचने का ज्यादा वक्त भी नहीं था। जैसे ही कार पास से गुजरी, उस जीव ने अपने पंख फैलाए, हवा में उछला और सीधे कार का पीछा करने लगा। 140 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? हाँ, ड्राइवर ने डर के मारे कार की रफ्तार 140 तक पहुंचा दी।
ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल। और सबसे अविश्वसनीय बात ये थी कि वो जीव उसी रफ्तार से कार के साथ साथ उड़ रहा था। उड़ते हुए कार के साथ साथ। हाँ, और उसकी चीख से कार के शीशे तक कांप रहे थे। लेकिन मुझे यहाँ एक बात हैरान करती है, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये तो किसी भी जाने पहचाने पक्षी के लिए नामुमकिन है। क्या हमारे स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि चश्मदीदों ने ये रफ्तार कैसे अंदाजा लगाई? मतलब क्या उनके बयान को विश्वसनीय माना गया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कहानी में इस बात पर जोर दिया गया है कि कार चलाने वाला जो युवक था वो खुद एक शौकिया रेसर था और अपनी कार की स्पीड और क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। इसी वजह से पुलिस ने उसके बयान को काफी वजन दिया। लेकिन आपकी बात सही है, ये आज भी कहानी का सबसे विवादित और अविश्वसनीय हिस्सा है। और फिर एक और अजीब बात हुई। जैसे ही कार कस्बे की सीमा के पास पहुंची, वो जीव अचानक मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। ये सीमा वाली बात बहुत दिलचस्प है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसे जीवों का एक तय दायरा होता है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे वे पार नहीं करते। लेकिन कुछ आधुनिक सिद्धांत इसे किसी पोर्टल या दूसरे आयाम की सीमा से भी जोड़ते हैं। शायद ये पहली बार था जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये चीज इस दुनिया की है ही नहीं। इन घटनाओं के बाद तो हंगामा होना ही था। अखबारों और पुलिस की टीमें चंद्रपुर पहुंच गई। एक स्थानीय विशेषज्ञ को बुलाया गया जिसने कहा कि ये शायद एक बहुत बड़ा सैंडहिल क्रेन यानी सारस है। लेकिन चश्मदीदों ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका एक बयान है, ये कोई पक्षी नहीं था, हमने पंख देखे पर वो परिंदा नहीं था। और उनका तर्क काफी मजबूत था। 7 फुट का सारस, हाँ, अंधेरे में चमकती लाल आंखें, हाँ, और 140 की रफ्तार, ये किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या में फिट नहीं बैठता था। अधिकारियों ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का डर अब किसी भी तर्क से बड़ा हो चुका था। इसी दौरान एक और परिवार, रामनाथ और माया, इस खौफ का सीधा शिकार बना। एक रात वे अपनी कार से घर पहुंचे ही थे कि हेडलाइट्स की रोशनी में उन्होंने उसी विशाल काली आकृति को जमीन से उठते हुए देखा। वे डर कर घर के अंदर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन डर बाहर ही नहीं रुका। नहीं, वो उनके घर की खिड़कियों तक आ गया। माया ने अपने बयान में बताया कि एक एक करके हर खिड़की पर वही दहकती लाल आंखें झांक रही थीं। जरा सोचिए उस परिवार की मानसिक स्थिति के बारे में। ये किसी बाहरी खतरे से ज्यादा था। ये एक तरह का होम इन्वेजन था, एक ऐसी चीज से जो दीवारों को भी नहीं मानती। और इस घटना का माया पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्हें सालों तक बुरे सपने आते रहे। अब तक एक पैटर्न साफ हो चुका था। ये जीव ज्यादातर उसी पुराने TNT जोन, वीरान फैक्ट्रियों और नदी के पुल के आसपास ही दिखाई देता था, जैसे वो उसका इलाका हो, उसका गढ़। बिल्कुल। 1967 में उसे देखे जाने की घटनाएं अपने चरम पर थीं। लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई उसे देखने का दावा करता था। कस्बा एक अजीब से तनाव में जी रहा था। और फिर साल के अंत में दिसंबर में एक बड़ी त्रासदी हुई। चंद्रपुर को पास के शहर से जोड़ने वाला पुराना नदी का पुल, सिल्वर ब्रिज, एक शाम अचानक ढह गया। उस वक्त पुल पर बहुत ट्रैफिक था। दर्जनों गाड़ियां सीधे बर्फीली नदी में जा गिरी और 46 लोग मारे गए। पूरा कस्बा शोक में डूब गया। और यही कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। चश्मदीदों के बयानों से ये बात साफ होती है कि शैडो वॉचर को आखिरी बार उसी रात पुल के ढहने से ठीक पहले उसके आसपास मंडराते हुए देखा गया था। उस हादसे के बाद वो पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। इस संयोग ने कहानी को कई नए सिद्धांतों से जोड़ दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वो मौत का दूत था, एक अपशकुन जो त्रासदी की खबर लेकर आया। कुछ का मानना था कि वो चेतावनी देने आया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। वहीं कुछ सिद्धांत और भी गहरे थे। क्या वो किसी तरह इस हादसे का कारण था, या फिर एक चौथा बहुत ही भावनात्मक सिद्धांत ये था कि वो शायद लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था और नाकाम रहने के दुख में हमेशा के लिए चला गया। इंसान का दिमाग हमेशा केओस में मीनिंग ढूंढता है, और चंद्रपुर के लोगों के लिए शैडो वॉचर उस त्रासदी का अर्थ बन गया था। वो सिर्फ एक दर्शक था, एक दूत, या कुछ और? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। मामला तब और भी पेचीदा हो गया जब हमारे स्रोतों में उसी दौर यानी 1966-67 की कुछ और अजीब घटनाओं का जिक्र मिलता है। गांव में कुछ लोगों ने आसमान में अनजान रोशनियां, मतलब UFO देखने का दावा किया। अच्छा। हाँ, और साथ ही काले सूट पहने कुछ अजनबी लोगों को भी गांव में घूमते हुए देखा गया,
जो लोगों से शैडो वॉचर के बारे में सवाल पूछ रहे थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक चंद्रपुर में एक कहानी नहीं बल्कि 2 कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक थी लोक कथा वाली, एक दैत्य की कहानी, और दूसरी थी उस दौर की कोल्ड वॉर वाली कहानी जिसमें एलियंस और सरकारी एजेंट होते हैं। क्या शैडो वॉचर किसी दूसरे ग्रह का प्राणी था? क्या वो काले सूट वाले लोग किसी खुफिया एजेंसी से थे जो इस पर पर्दा डालना चाहती थी? इन सवालों ने इस स्थानीय रहस्य को एक बहुत बड़े कैनवस पर रख दिया। दर्शकों तक खामोशी छाई रही। शैडो वॉचर एक भूली बिसरी कहानी बन गया। लेकिन फिर 2016 में कहानी में एक नया मोड़ आया। चंद्रपुर के पास किसी ने एक तस्वीर खींची जिसमें आसमान में एक पंखों वाला विशाल साया नजर आ रहा था। हाँ, और जाहिर है इस तस्वीर की भी 2 व्याख्याएं सामने आईं। एक तार्किक व्याख्या कहती है कि ये सिर्फ एक बाज था जिसने अपने पंजों में एक सांप पकड़ा हुआ था जिससे उसकी परछाई अजीब दिख रही थी। लेकिन जो लोग शैडो वॉचर की कहानी को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये एक सीधा संकेत था कि वो वापस आ गया है। एक किंवदंती इसी तरह जिंदा रहती है, अस्पष्ट सबूतों और लोगों के विश्वास के सहारे। तो शैडो वॉचर की ये कहानी हमें कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या वो एक अनदेखा जानवर था, किसी दूसरे लोक का प्राणी, या सिर्फ एक छोटे से कस्बे का सामूहिक डर जिसने एक भयानक रूप ले लिया था? ये कहानी दिखाती है कि कैसे विज्ञान और लोक कथाओं के बीच की रेखा कई बार बहुत बहुत धुंधली हो सकती है। बिल्कुल। और इन स्रोतों के अंत में एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात कही गई है। कुछ डर बस सो जाते हैं और जब वक्त आता है फिर जाग उठते हैं। वाह! ये पंक्ति इस कहानी को अतीत का किस्सा नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य बना देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चंद्रपुर का वो डर सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया है या बस सही समय का इंतजार कर रहा है। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चंद्रपुर के जंगलों और उस नदी के अंधेरे पानी में आज भी कहीं छिपा हुआ है।